अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम गिफन कमोडिटी के केस में प्राइस ऑफ एट को डिकम्पोज करेंगे। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने नॉर्मल कमोडिटी और इन्फीरियर कमोडिटी का केस देखा था। तो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में जो सबसे पहले बताया गया वो ये है कि गिफन कमोडिटी जो है इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले रॉबर्ट गिफन ने पेश किया और इन्हीं के नाम से गिफन कमोडिटी जो है वो मतलब उसको कहा जाता है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि उन्होंने यूके में देखा कि जब आलू जो हैं वो सस्ते हो गए तो जो मज़दूर लोग थे उन्होंने आलू की ख़रीदारी को कम कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ से जो है ना हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जो गिफन कमोडिटी है उसकी दो कंडीशन बनती हैं। और दो कंडीशन क्या हैं? सबसे पहले कि हमारे पास जो गिफन कमोडिटी है एक तो ये घटिया चीज़ होती है यानी स्ट्रॉन्ग इन्फीरियर गुड होती है, और दूसरा ये है कि कंज्यूमर अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा उस पर ख़र्च कर रहा होता है। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को गिफन कमोडिटी कहने के लिए उसके लिए दो कंडीशन पूरा करना बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन कि वो एक स्ट्रॉन्ग इन्फीरियर कमोडिटी होगी, एक घटिया चीज़ होगी, और दूसरी उसके अंदर जो कंडीशन पूरी हो रही हो वो कौन सी होगी कि कंज्यूमर अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा उस पर ख़र्च कर रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि आलू एक ऐसी चीज़ थी कि वो इन्फीरियर कमोडिटी थी और कंज्यूमर अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा उन पे ख़र्च कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जैसे ही हमने आलू की कीमत को कम किया तो लोगों ने इसको ख़रीदना कम कर दिया। ठीक है, तो गिफन कमोडिटी जो है इसके केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ये लॉ ऑफ डिमांड जो है इसके अगेंस्ट चल रही होती है। आप कीमत को कम करते चले जाएं तो हमारा कंज्यूमर जो है वो उस चीज़ की डिमांड कम करता चला जाएगा, और अगर आप कीमत में इजाफा करते हैं तो कंज्यूमर उसकी डिमांड में इजाफा कर देगा। अब अगर हम इसको डिकम्पोज करते हुए देखें तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको प्राइस ऑफ एट के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ हेडिंग नहीं है, आपने यहाँ पे हेडिंग इसके साथ देनी है कि प्राइस ऑफ एट इन केस ऑफ, बल्कि हाँ ये दी हुई है इसमें, प्राइस ऑफ एट इन केस ऑफ गिफन गुड। तो इसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि गिफन कमोडिटी के केस में प्राइस इफेक्ट जो है ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कैसे होगा कि प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो डिमांड इंक्रीज़ करेगी, प्राइस डिक्रीज़ करेगी तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। सही है, तो इनका जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का होगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप बनेगा। वैसे जो डिमांड का आपकी प्राइस के साथ रिलेशनशिप है वो नेगेटिव होता है। लेकिन जब हम आ जाते हैं गिफन कमोडिटी के अंदर तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी कीमत और तलब है इनके दरमियान ये जो रिलेशनशिप है ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी में भी इजाफा होगा, और अगर आप एक चीज़ को कम करेंगे तो दूसरी भी कम हो जाएगी। यानी कीमत के कम करने से डिमांड में कमी और कीमत में इजाफा करने से डिमांड में इजाफा हो जाएगा। अब नॉर्मली हम जो पिछली डायग्राम्स बना के आए हैं तो इसमें हम क्या करते हैं? कीमत को कम करते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर एक्स की डिमांड में इजाफा हो रहा था, हमारा कंज्यूमर अपने ओरिजिन से दूर जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जैसे ही हम कीमत में इजाफा करेंगे तो हमारा कंज्यूमर जो है उसकी डिमांड को कम करेगा, और वो डिमांड को कम करता हुआ ओरिजिन की तरफ क्वांटिटी को लेके जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है जी वो है आपके पास कि इसका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो क्या होगा। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उसी तरह से है जैसे नॉर्मल में और इन्फीरियर में, कि जब एक्स कमोडिटी वाई के मुकाबले में सस्ती हो जाएगी तो कंज्यूमर का बिहेवियर यूनिवर्सल है कि वो सस्ती चीज़ को ज़्यादा ख़रीदता है। इसलिए एक्स की जो डिमांड है उसके अंदर इजाफा होगा और कंज्यूमर एक्स की जो डिमांड है वाई के मुकाबले में इंक्रीज़ करेगा, और वाई को जो है वो सब्स्टिट्यूट करता चला जाएगा सस्ती चीज़ एक्स के साथ। इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेम है जो पिछली कमोडिटीज़ के अंदर है कि जब भी आपकी कीमत कम होगी तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से आपकी डिमांड में इजाफा होता चला जाएगा। इसके बाद आपका जो इनकम इफेक्ट है, अब इनकम इफेक्ट में हमने पहले बात कर ली कि जो गिफन कमोडिटी है ये बेसिकली इन्फीरियर कमोडिटी ही है। ठीक है, यानी जो दो शराइत हमने पढ़ी हैं कि गिफन कमोडिटी को गिफन कहने के लिए दो शर्तें हैं, एक उसका इन्फीरियर होना, स्ट्रॉन्ग इन्फीरियर होना, और दूसरा इनकम का बड़ा हिस्सा हमारा कंज्यूमर जो है उस पर ख़र्च कर रहा होता है। तो जब ये इन्फीरियर है इसका मतलब है कि इसका इनकम इफेक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। यानी जब भी हमारा कंज्यूमर जो है वो अपने आप को अमीर महसूस करेगा या अपनी परचेजिंग पावर में इजाफा महसूस करेगा तो इस चीज़ की डिमांड में कमी कर देगा। ठीक है, और अगर आप तो उसकी परचेजिंग पावर कम कर दें, इनकम में कमी कर दें, तो इसकी डिमांड जो है उसके अंदर वो इजाफा कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि कीमत कम हो रही है तो कीमत कम होने की वजह से उसकी रियल परचेजिंग पावर में इजाफा हो रहा है,
तो जो गिवन कमोडिटी है उसकी डिमांड इनकम इफेक्ट की वजह से जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम डायग्राम देखते हैं इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को किस तरह से निकालना है आपने प्राइस इफेक्ट के लिए। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि हमारा इनिशियल जो बजट लाइन है वो ए है, ठीक है, और इसके ऊपर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो E1 पॉइंट पे है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो हमारा कंज्यूमर परचेज़ कर रहा है वो X1 है, ठीक। और अब हमने कम करनी है X की कीमत। X की कीमत कम करेंगे तो हमारी बजट लाइन राइट साइड पे रोटेट करेगी और ये AA से AB बन गई, ठीक है। और अब क्या होगा, हमारे कंज्यूमर ने हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट लेना है। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट वो कहाँ पे लेगा, इस तरह लेगा कि कीमत कम हुई है तो डिमांड भी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो डिमांड कम करके उसने क्या किया कि X2 से मूव करके, नहीं X1 से मूव करके वो जो है चला जाएगा आपकी X3 की तरह, ठीक है। ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1, यहाँ से मूव किया और वो E3 पे चला गया। तो देखें प्राइस में कमी आई है तो उसने डिमांड भी कम कर दी। तो ये बिल्कुल ठीक, हमने यहाँ पे IC बना लिया और इक्विलिब्रियम आ गया और यहाँ पे क्वांटिटी जो आ गई वो X3 आ गई। अब क्या है कि ये जो E1 से E3 तक की मूवमेंट है ये प्राइस इफेक्ट है, ठीक हो गया। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि ये आपके पास प्राइस इफेक्ट है, ठीक है। और अब इस प्राइस इफेक्ट को हमने डीकम्पोज करना है 2 पॉइंट्स के अंदर, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट। अब उसके लिए क्या करेंगे, जो हम पिछली डायग्राम्स के अंदर करते हुए आए हैं कि हम एक बजट लाइन लेंगे जो कि पैरेलल होगी आपकी उस बजट लाइन के साथ जो कीमत के चेंज होने के बाद बनी है, यानी AB। और वो पैरेलल बजट लाइन जो है हमारे IC को एक पॉइंट पे टेंजेंट कर रही होगी। यहाँ पे E2 पॉइंट पे देखें, ये जो CC बजट लाइन है वो E2 पॉइंट पे हमारी इस मतलब IC को टेंजेंट करती हुई नज़र आ रही है। और हमने पढ़ा है कि एक इक्विलिब्रियम से मतलब एक IC के ऊपर जो 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं इनके दरमियान जो मूवमेंट है ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ठीक है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक की जो मूवमेंट है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, यानी सस्ती होने की वजह से डिमांड बढ़ाई जा रही है, कीमत कम होने की वजह से जब वो सस्ती हुई तो उसने डिमांड में इजाफा कर दिया। और E2 से जो E3 तक की मूवमेंट है ये हमारा इनकम इफेक्ट है, ठीक है। अब इनकम इफेक्ट देखें यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्गर है कि उसने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ज़ायल ही कर दिया, यानी जो हमारे कंज्यूमर को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट X1 से X2 पे लेके गया था तो इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्गर था कि उसने X2 से उठाया, तो जब वो X3 पे लेके गया तो इतना पीछे ले गया कि हम अपने इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट से भी पीछे चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन कमोडिटी के अंदर हमारे पास जो इनकम इफेक्ट है बेसिकली वो स्ट्रॉन्गर होगा किस चीज़ से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, ठीक है ना। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ जो गिवन कमोडिटी है वो ग्रेटर देन होता है किस चीज़ से जी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। और अगर हम इन्फीरियर में चले जाएंगे तो वहाँ पे ये उल्ट हो जाएगा, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो ग्रेटर होगा इनकम इफेक्ट से। तो इस तरह से प्राइस इफेक्ट को हमने डीकम्पोज कर लिया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के अंदर।